नमस्ते। आप सबका इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। हमको भयंकर कूटनीति दिखाई दे रही है भारत की। अब देखिए, भारत का एक शास्त्र है कौटिल्य अर्थशास्त्र। अगर आप हमारे मेंबर्स हैं तो आप इस पे सुन सकते हैं कैसे गुप्तचरी की जाती है, किस तरह। कौटिल्य अर्थशास्त्र के 6 भाग होते हैं और उन सभी भागों में बताया जाए किस तरह संपूर्ण इसके अंदर व्यवस्था होती है। इकोनॉमी, इसके 6 भाग होते हैं और किस तरह इकोनॉमी चलाई जाती है। तो कौटिल्य अर्थशास्त्र में जो है राजा के द्वारा आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति, ये नीति शास्त्र है। कि आन्वेक्षी मतलब वेद त्रयी, कर्मकांड, ज्ञान कांड, वार्ता जो वाणिज्य है, कृषि, और दंड नीति। और शांति पर्व में सब लिखा हुआ है। और इन्होंने चाणक्य ऋषि, आपको मालूम ही है कि चाणक्य ऋषि ने संकलन किया है कि महाभारत में जो युधिष्ठिर को बोला जाता है अर्थशास्त्र में प्रवीण, तो इन्होंने जो तो भारत में जयशंकर जी मिलते हैं एशियान में। किसको मिलते हैं? मार्को रूबियो को और बाकी आसियान कंट्रीज में। और बड़ा भयंकर स्टेटमेंट देते हैं कि ये तो बड़ा कठिन समय चल रहा है और एक देश के बस की बात नहीं निपटना, बहुत सारे देश चाहिए होंगे। क्योंकि अमेरिका को लग रहा है कि वो चौधराई दिखाएगा और हर जगह लीडरशिप। अमेरिका में लीडरशिप का अर्थ होता है दादागिरी। उसका अर्थ ये नहीं होता है, बोलता है माई वे और द हाईवे, दैट इज लीडरशिप। आप सब मुझे फॉलो करो। युद्ध में क्या होता है वो अलग बात है। अभी तक भारतीय सेनाओं का और अमेरिकी सेनाओं का सामना नहीं हुआ है अभी तक, तो इसलिए दोनों की नीतियां अलग है। लड़ना भी नहीं चाहते हैं क्योंकि बेइज्जती हो जाएगी। वियतनाम में बेइज्जती हुई, यहाँ पे डेफिनेटली बेइज्जती होगी। तो अब क्या बोलते हैं कि जो शासन करने की नीति होती है, अब भारत को बड़ा भयंकर। अब देखिए क्या होता है, हमको आपको लगता है कि मोदी जी फटाफट क्यों नहीं कर रहे, इसको फटाफट करना चाहिए। ऐसे नहीं चलता। अर्थशास्त्र उसको इस तरह बताए। अर्थशास्त्र आपको परमिशन ही नहीं देता कि आप नी जर्क रिएक्शंस करें, मतलब कि झटके में कर दिया, अभी सोचा कर दिया। रजोगुण में कार्य नहीं किया जाता, तमोगुण में कार्य तो बिल्कुल ही नहीं किया जाता। जो इंपॉर्टेंट कार्य होते हैं सतगुण में होते हैं, समझे आप। इसे राजा को बोला गया है कि धर्मनिष्ठ हो, भगवान का नाम जप करे, पुराणों को सुने। अब देखिए, इतने बड़े अर्थशास्त्री युधिष्ठिर, वो सुबह पुराणों को सुनते हैं, वो कथाएं सुनते हैं, रामायण सुनते हैं, पूर्व राजाओं की कथाएं सुनते हैं, वेदों में जो लिखी हुई, पुराणों में जो लिखी हुई। ऐसे नहीं कि पुराण अभी लिखे गए, पुराण पहले से हैं। तो इसमें ये इसके इश्यूज हैं। अब देखिए, नीति शास्त्र में अब मानव स्मृति के लिए या मानव समाज के लिए कैसे उसको मैनेज किया जाए, वो अर्थशास्त्र आपको बताता है। जैसे लघु चाणक्य नीति, वृद्ध चाणक्य नीति, चाणक्य नीति दर्पण, चाणक्य राजनीति शास्त्र और चाणक्य सूत्र, और फिर अर्थशास्त्र, है ना। तो इसमें बहुत सारा एलिमेंट्स इन्वॉल्व होता है। अब जैसे मैं बात करूं, ये प्रोटेस्ट तो चल रहे हैं, सबको मालूम है कि अमेरिकन एम्बेसी इन्वॉल्व है, सबको मालूम है फॉरेन फंडिंग है। कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप बोल नहीं सकते कि तुमने ये किया है, तुमने ये किया है, तुमने ये किया है, तुमने ये किया है, क्योंकि आपके पास उसका विकल्प होना चाहिए, उसका एविडेंस होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। तो सरकार बोली कि हमारे रिश्ते अच्छे चल रहे हैं, बड़े स्ट्रांग है। HAL का चेयरमैन जाके मिलते हैं बोइंग के, जनरल इलेक्ट्रिक के CEO से, और उनसे वापस G404 इंजन और G414 इंजन के बारे में बात करते हैं कि उसके डिलेज ठीक होने चाहिए, नहीं तो पेनल्टी हमारे ऊपर लग रही है। हमको आपको लगता है कि बोलना चाहिए कि कैंसिल करते हैं ऑर्डर। उस तरह काम नहीं होता है एट द एग्जीक्यूटिव लेवल। वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा हम लोग उतावले ना हो। अब इसमें लिखा हुआ है कि भारत के कौन से स्टेप हो सकते हैं जो अर्थशास्त्र के साथ हो, मतलब कि कूटनीति के साथ हो। देखिए, ऑन द फेस लेवल भारत को वही बात करनी पड़ेगी जो सरकार कर रही है। मुझे भी समझने में बड़ी देर लगी क्यों सरकार ऐसा क्यों करती है, लेकिन अब देखिए, एज यू बिकम
मैच्योर, तो आपको समझ में आता है क्यों कर रही है। भारत की कूटनीति क्या है कि अभी हमारी वो तैयारी नहीं है जिसमें हम लोगों से पंगा ले सकें, ये जो लोगों से हम बैर लें और हम इमीडिएटली रिएक्शंस करें, वो हमारी तैयारी नहीं है। क्योंकि जो बहुत सारे जो हमारे लूप होल्स हैं, उन सब लूप होल्स में बैठे हुए हैं प्रतिद्वंदी भारत के अंदर, तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप कार्य किए जाएंगे। आपने देखा कि FCRA की वजह से पूरा अमेरिका जला हुआ है, पूरा चर्च का एस्टेब्लिशमेंट जला हुआ है, और चर्च वाली सारी कॉलोनीज होती हैं, यूरोपियन कॉलोनीज, अमेरिकन कॉलोनी, कैनेडियन कॉलोनी, साउथ अमेरिकन कॉलोनी, ये सारे चर्च से कनेक्टेड है। अगर चर्च ने रिवोल्ट किया, चर्च की ने बोला सरकारों को कि आप भारत से कुछ मत खरीदो, तो भारत को एक्सपोर्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, भारत की इकोनॉमी ठप हो जाएगी। भारत उनके इकोनॉमिक सिस्टम में काम कर रहा है, समझे आप। भारत अपना इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप कर रहा है। पैसा कैसे दोगे, पैसा कैसे दोगे, UPI डेवलप हो रहा है। तो इन सब चीजों को रखते हुए भारत को काउंटर कूटनीति खेलनी पड़ती है, स्टेट कूटनीति नहीं होती। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री या लीडरशिप ने एक शब्द नहीं बोला बांग्लादेश के ऊपर, एक शब्द नहीं बोला पाकिस्तानी हिंदुओं के ऊपर, एक शब्द नहीं बोला किसी भी हिंदू फॉरेन में, किसी भी हिंदू पे नहीं बोला। क्यों नहीं बोला, ये बड़ा मैं से सोच रहा था, क्यों नहीं बोला, क्या वीकनेस है, कुछ बोल शब्द तो बोल सकते थे। पता लगा एक्शंस बड़े जबरदस्त हैं, बोला कुछ नहीं, एक्शंस बड़े जबरदस्त हैं। कैसे, पाकिस्तान को डीमोनेटाइजेशन करके उसको हिंदुओं के संघार पे मजा चखाया, उसकी नदियों को पानी को बंद किया, डाइवर्ट किया। तीसरा, ऑपरेशन सिंदूर से उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर पे सेंध लगाई, कुछ हुआ, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ पाकिस्तान का, पाकिस्तान हैज रिकवर्ड, उसको 2-3 साल और लगेंगे लेकिन रिकवर कर चुका ऑलरेडी मोस्टली। बांग्लादेश के अंदर ट्रेड को कंट्रोल करके उसके एक्सपोर्ट्स को कम किया। तो बांग्लादेश को, इन सब देशों को भारत ने चोट पहुंचाई उसी के लैंग्वेज में, बिना बोले हुए। प्लस भारत ने अमेरिका के जो लीडरशिप है उसको चैलेंज किया वेस्ट एशिया में बाय नॉट गेटिंग देम फुल कंट्रोल ऑफ द एंटायर नेवल ब्लॉकेड। भारत ने रीजन बोला कि इसके आगे आप नहीं चल सकते, हमारी सेना इसके आगे देखेंगी, आप इसके इधर नहीं आ सकते, हमारी सेना देखेंगी, कॉन्फ्लिक्ट हमारी तरफ नहीं आ सकता। तो हमने बाउंड्री फेंसिंग कर दी, आपको इसी एरिया में काम करना है। ये मैं एनालाइज करके आपको बता रहा हूँ, मैं इसमें मुझे जो दिखता है वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये एनफ प्रेशर है। अब सोचिए किसी के हाथ आपने बांध दिए और समुद्र में फेंक दिया है, अच्छा स्विमर होगा तो तैर लेगा, बटरफ्लाई करके तैर लेगा, लेकिन कष्ट होगा ज्यादा। अब जिस तरह ईरान की धुलाई चल रही है चाबार पोर्ट में, अभी IRGC के हेडक्वार्टर्स पे अटैक हुआ, सब अटैक हुआ, भारतीय सरकार चुप बैठी। ईरान को याद आ रहा है 65, ईरान को याद आ रहा है 71, ईरान को याद दिलाया जा रहा है 1962, 63, 47, बहुत इस्लामिज्म करते थे, चुप बैठा हुआ भारत। देखो आप बहुत करते थे पहले उसके तो भुगत लो, बाद में आगे बात करते हैं, समझे आप। कूटनीति ये होती है, कूटनीति की मेमोरी बहुत बड़ी होती है, छोटी नहीं होती। कूटनीति इसीलिए बोलते हैं सटल। अब इसमें दादागिरी आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, जो करना था काम मोदी जी ने बहुत भयंकर काम किया है, अबॉरिजिन्स को रिकॉग्नाइज करके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में माओरी को रिकॉग्नाइज करके। अगला नंबर है अमेरिकन नेटिव अमेरिकन का। अब स्टेट विजिट तो होने दो, फिर देखते हैं। अब भारत के अंदर जो गेम खेल रहा है, अब भारत को दिखाना है दे आर सक्षम इन मैनेजिंग देयर प्रॉब्लम, ठीक है। ये भारत का इंटरनल इश्यू है।
अब उसको कैसे मैनेज करेंगे? लेट देम डू। पोस्टमार्टम तो हम लोग करने वाले ना, लेट देम डू। प्रायरी ऑटोप्सी होती है, फिर पोस्टमार्टम होता है। ऑटोप्सी में कुछ करना नहीं है, लेट द डिजीज स्प्रेड, लेट दीज पीपल कम आउट। इन सब के लोकेशंस कहाँ से आए वो सब पता लगा रहे हैं। कूटनीति ये बोलती है एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में लॉ को यूज करके उन पे एक्शन लिया जाए आफ्टर द प्रायरी, आफ्टर द इंसिडेंट हैज हैपेंड। क्योंकि अभी करेंगे तो क्लैश होगा। ठीक है, अपोजिशन का क्या प्लान है भारत में कि वो सरकार न चलने दे, मॉनसून सत्र न चलने दे, ये उसका प्लान है। कूटनीति क्या बोलती है कि ये सारा क्योंकि फॉरेन कंट्री सपोर्ट कर रही है, हमको फॉरेन कंट्रीज के साथ क्या बर्ताव करना है। कूटनीति बोलती है आर्थिक, कूटनीति बोलती है सैन्य शक्ति का प्रयोग आखिरी में हो, लेकिन सैन्य शक्ति बना के रखी जाए ताकि उसका दबाव बाद में हो। तो भारत ने दबाव बनाया पूरा साउथ ईस्ट एशिया में। अब कहीं ना कहीं इनको फोड़ना है, ये लास्ट फेज है अमेरिकन एम्पायर का, ब्रिटिश एम्पायर का इन्वॉल्वमेंट का। ये इसके बाद खत्म होने वाला है, पूरा खत्म होने वाला है, मैं आपको गारंटीड बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अब उनके पास वो क्षमता नहीं है और पॉपुलेशन नहीं है, समझे आप। ये लास्ट फेज है। इसके बाद यूरोप में जो गरीबी आने वाली है और वेस्टर्न कंट्रीज में स्पेशली अमेरिका, कनाडा, और क्योंकि बदला इनसे सब लोग लेने वाले हैं। साउथ अमेरिकन लेने वाले हैं, साउथ अमेरिकन तो स्पेन से बदला लेने वाले हैं। ठीक है, ये काम टाइम शुरू हो रहा है। तो अब कूटनीति बोलती है आप अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाइए। आज मालवान लॉन्च किया, अब नेक्स्ट फेज ऑफ शिप्स को लॉन्च करने की बात हो रही है। 1 लाख करोड़ के नए ऑर्डर्स या 10 लाख करोड़ के नए ऑर्डर्स। तो ये कूटनीति के विषय है। ये नी जर्क रिएक्शन नहीं कि आपने रजोगुण के नहीं है न तमोगुण के हैं, ये सत्वगुण के रिएक्शंस होते हैं। इसलिए स्ट्रेटेजी का काम ब्राह्मणों का होता है हमेशा, और एग्जीक्यूशन का काम होता है क्षत्रियों का, और मेंटेनेंस का काम होता है वैश्यों का। सिस्टम के अंदर प्रोडक्टिविटी बना के रखें। कर सबको देते हैं ना वैश्य, मतलब कि जो इस तरह चलता है। और बाकी लोग जॉब करते हैं, तीनों के लिए उनको वेतन मिलता है जो निर्धारित होगा। ये बड़ा सुंदर है हमारा अर्थशास्त्र। और जैसे मैं एक वीडियो रिकॉर्डिंग किया था, किसी गुप्तचरों को हमने सिलेक्ट करें, कैसे करें। आपको क्या लगता है कि कभी कभी जब इंसिडेंट फार्मर्स प्रोटेस्ट आपने देखा था, उसके बाद फार्मर्स के लिए तो सारा काम कर दिया सरकार ने डायरेक्टली, ठीक है। अब एजुकेशन पॉलिसी में धर्मेंद्र प्रधान को क्यों अपोज किया जा रहा है? क्योंकि उसने वो सारे टॉपिक्स इंट्रोड्यूस कर दिए जो डीकोलोनाइज कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा मिर्ची लगी है मुगलों को, उनके वंशजों को। मुगल नाम का कोई शब्द होता नहीं है, क्योंकि मुगल तो घोड़े पे चलने वाले लोग थे, ना उनका खाना था ना आर्किटेक्चर था, मतलब गवार टाइप के लोग थे सारे। भारत को लूटने के लिए आए थे, और फिर वो एग्जिस्टिंग भारत से सीख के अपना कुछ बना लिया, गुम्बद टाइप का सीखा सब भारत से। वो तो घोड़ों पे घूमते थे। कुबलाई खान का तो आपको देखिए कैसे रहता था, वो टेंट में रहता था वो। सो देयर वाज नो नथिंग दे हैड। गंवार जैसे होते हैं ना, मुगलाई क्विजीन बोलते हैं, तो अनहेल्दी क्विजीन, उसको कौन खाएगा? उसको खाने के बाद आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती है डबल ट्रिपल। तो कुछ है नहीं उधर, तो उधर आप रिएक्ट नहीं, गरीब लोग हैं, कुछ आप रिएक्ट नहीं कर सकते। तो क्या किया जाता है वहां पे? कुषाण डायनेस्टी में जाइए, गुप्ता पीरियड में जाइए, वो लोग क्या करते थे, मुफ्त के जो आजकल आप लंगर बोलते हैं, भंडारा बोलते हैं, इस तरह के वो ऑर्गेनाइज किए जाते थे। तो सेंट्रल एशिया में जो भारत की जो एड होती है वो रिलेटेड टू फूड रहती है जनरली। अफगानिस्तान में फूड, सेंट्रल एशिया में फूड रिलेटेड एक्सपोर्ट्स, या फिर एक्सपोर्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स, वो भी शुरू हो गया है। एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स वो चलता है। इंडिया इज अ ब्रेड बास्केट। भारत, और सबको मालूम है कि मुस्लिम पॉपुलेशन प्रोडक्टिव पॉपुलेशन नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आप स्टैटिस्टिक्स देख लीजिए। फेल्ड पाकिस्तान, फेल्ड बांग्लादेश, भारत में भी तोड़ फोड़ का काम, आगजनी का काम, आर्सनिंग, लूटिंग, रेपिंग, ये सब काम
एक ही कम्युनिटी के ज़्यादा रहते हैं। अमेरिका में भी आप देखेंगे, बाकी जगह भी आप देखेंगे, यूके में भी आप देखेंगे, अनप्रोडक्टिव पॉपुलेशन है। ये पॉपुलेशन कंज्यूमर है, पहली बात तो फ्रीबी के लोडर है, फ्री लोडर है। अब यूके में देखिए सोमालिया का, अब अमेरिका में देखिए कि किस तरह उन्होंने टैक्स पेयर्स के पैसे से सोमालिया भेजते थे। 1.6 बिलियन डॉलर्स भेजा सोमालिया, इस तरह के लगता है। ईरान में आप एलए में जाके देखिए कितना फ्री लोडिंग पॉपुलेशन है। ये सारा वही सीरिया पैलेस्टाइन ये वाला पॉपुलेशन है। उधर आप जाके देखिए एड लेते हैं, खाना लेते हैं इजराइल से, फिर इजराइल से कोई लड़ने जाते हैं। अनप्रोडक्टिव पॉपुलेशन है, वो कुछ क्रिएट नहीं कर सकते। वो दे कैन क्रिएट एनार्की। आज अगर भारतीय नहीं होते तो यूएई विल बी ऑन कैमल्स। क्या पहले था यूएई का ट्रेड, क्या था पहले? एक्सपोर्टिंग टेरर टू इंडिया। सारे पाकिस्तानी टेररिस्ट कहाँ से आते? दुबई से आते थे। दाऊद इब्राहिम कहाँ रहता था? दुबई में रहता था। दुबई वॉज नोटोरियस। आज जाके थोड़ा ठीक हुआ है क्योंकि वहां पे इंडियन पॉपुलेशन बढ़ गई। तो अनप्रोडक्टिव पॉपुलेशन होती है जनरली। इंडोनेशिया केस थोड़ा अलग है, वो लोग रामायण को मानते हैं, लेकिन फिर भी आप देखिए मैक्सिमम प्रोडक्टिव पॉपुलेशन इन इंडोनेशिया, दैट्स द मोस्ट प्रोडक्टिव पॉपुलेशन ऑफ इंडोनेशिया। मलेशिया का मोस्ट प्रोडक्टिव पॉपुलेशन इज टुवर्ड द सदर्न साइड, हिंदूज, नॉन मुस्लिम्स, मोस्ट प्रोडक्टिव पॉपुलेशन। वो क्रिएशन होने के बाद या मतलब कंपनी बनने के बाद उसके अंदर एम्प्लॉयज हो सकते हैं, बट नॉट क्रिएटिव पॉपुलेशन। तो कूटनीति क्या बोलती है? कूटनीति बोलती है इनको सामने से एंगेज मत करो, अपना ही समय बर्बाद होगा। इनको पीछे से एंगेज करो, है ना। जब पाकिस्तान अटैक करेगा तब आप अटैक करें। इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो आपके जस्टिफिकेशन रहेगा। एन अटैकर का हमेशा, जो इलीगल अटैकर होता है उसका अधर्मी स्वभाव होता है, उसके अंदर गिल्ट कॉन्शियसनेस होती है। आप पीछे से अटैक करो, तो दैट्स कूटनीति, दैट्स व्हाट अर्थशास्त्र टीचेस यू। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इसलिए जो सो कॉल्ड, मैं तो राइट विंग भी नहीं हूँ, लेफ्ट विंग नहीं, हम लोग जगन्नाथ विंग पर है, धार्मिक है, मिडिल साइड में है ना। तो हम लोग तो वी आर टेकिंग न्यूट्रल स्टैंड ऑन ऑल मैटर्स, और कोशिश करते हैं कि उसको धर्म की दृष्टि से कैसे देखें और अपनी दृष्टि से कैसे देखें। तो गुड पॉलिसी मेकर्स रहते हैं भारतीय गवर्नमेंट में, और वो वही एक्शन लेंगे जो बेस्ट रहेगा उस सिचुएशन के लिए। शांति से सोचना पड़ेगा। अब मैं भी तो चाहता हूँ कि आक्रमण कर दो, खत्म कर दो, बॉर्डर्स एक्सपैंड कर दो, मेरी वो चाहने की इच्छा है, मेरी डिजायर है, होप है। लेकिन जब मैं फिर से सोचता हूँ अर्थशास्त्र के माध्यम से, तो उसका अलग परिणाम आता है। युधिष्ठिर ने भी 12 साल वेट किया, प्रिपेयर करने के बाद अटैक किया, लेकिन जब किया फिर पीछे नहीं हटे वो, फिर महाभारत युद्ध हो गया। 1.66 बिलियन पीपल गॉट किल्ड, 166 करोड़ लोग मरे थे महाभारत युद्ध में। उसके बाद से पॉपुलेशन धीरे धीरे अब ग्रो ही है, वापस कम होनी शुरू हो जाएगी बिकॉज ऑफ द फूड एंड अदर हैबिट्स जो इंट्रोड्यूस की गई। तो भारत की सबसे बड़ी जो लड़ाई है वो है फूड सिक्योरिटी को बचाने की, वाटर सिक्योरिटी को बचाने की, और उसके लिए भारत काम कर रहा है। ये सारे नदियों का चेंज होना उस एरिया की तरफ दिखता है, और चीन कुछ भी नहीं कर सकता, चीन कुछ नहीं कर सकता। तो दैट्स अ बिगर फाइट। ये छोटी फाइट से अगर आप इसमें उलझ गए तो बड़ा युद्ध हार जाएंगे। तो इसलिए इस युद्ध को आपको सहन करना पड़ेगा टू विन द बिगर बैटल। आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते, जय जगन्नाथ एंड थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो जरूर जुड़े। मैं आपको एक शब्द बताता हूँ, इसका बड़ा जो मुझे अच्छा लगता है, महाभारत का, सॉरी अर्थशास्त्र का, है ना। प्रवालकम मालकंदकम वैवर्णिकम च रक्तम पद्मरागम च करटम गर्भिण्य का वर्जमती। ये बताया जा रहा है कि मूंगा किस प्रकार का होता है। लाल भी हो सकता है, लाल कमल के रंग का भी हो सकता है, और या फिर करट आदि कीड़े खा गए हो, सूल में हो। तो इसलिए रत्न परीक्षा का प्रकरण समाप्त हो गया। समझ रहे हैं आप? मतलब
अभी रक्त परीक्षण का समय है और देखना पड़ेगा किसका रक्त भारत के साथ है, किसका नहीं है। तो जो वेदों के साथ है वो भारत के साथ है, और जो वेदों के विपरीत है वो अधर्मी है। तो अधर्मियों का संहार हमेशा होता है। और इन लोगों ने तो शुरुआत कर ही दी है, कि प्रेमानंद महाराज को, हमारे वृंदावन के संतों को आपने बुरा शब्द बोल दिया, तो अंत तो निश्चित है। तो शांति रखिए और ध्यान से देखिए और सजग रहिए, कठोर मतलब खड़े रहिए, पीछे मत हटिए। हम अधर्म के विरुद्ध लड़ते हैं। जो वेदों के विपरीत जो भी है वो अधर्मी है, तो सारे हमारे लिए अधर्मी हैं, हम उनसे लड़ेंगे। चलिए, नमस्ते, जय जगन्नाथ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू।